बजट 2026 से 27 को वैश्विक उथल-पुथल के बीच स्थिर आर्थिक विकास का फायदा। भारतीय उद्योग को उत्पादन और निर्यात में आगे बढ़ने की हिम्मत दिखानी होगी। लेखक अंजन रॉय। 2026 से 27 का भारतीय बजट अशांत माहौल के बीच आ रहा है। वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था खुशी-खुशी आगे बढ़ रही है। आखिर हर साल ऐसा नहीं होता कि किसी वित्त मंत्री को बजट तैयार करने का मौका तब मिले जब अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स का दौर हो, परी कथाओं की एक ऐसी नायिका का जो हर चीज को ठीक वैसा ही चाहती है जो उसके मनोनुकूल हो। ताज़ा आंकड़े खुद ही सब कुछ बताते हैं। जीएसटी को आसान बनाने और त्योहारों पर होने वाले खर्च ने अक्टूबर-नवंबर के दौरान घरेलू मांग को बल दिया। ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि शहरी मांग में लगातार सुधार हो रहा है। निवेश की गतिविधि अच्छी बनी हुई है। निजी अंतिम उपभोक्ता खर्च (पीएफसीई) 2025 से 26 की दूसरी तिमाही में 7.9% बढ़ा, जबकि 2025 से 26 की पहली तिमाही में ये 7.0% था। सकल अचल पूंजी का सृजन (जीएफसीएफ) भी 2025 से 26 की दूसरी तिमाही में 7.3% पर मजबूत बना रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। भारत के एक के बाद एक वित्त मंत्री और आर्थिक प्रशासकों के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक कीमतों की स्थिति रही है। बेकाबू कीमतों ने वित्त मंत्रियों को अपने बजट तैयार करते समय परेशान किया था। महंगाई की रणनीति ने ही उनकी दक्षता और मेहनत को खत्म कर दिया। आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए 3 खास क्षेत्रों पर असरदार तरीके से काम करने की जरूरत है। पहला, घरेलू मांग को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना। दूसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा उथल-पुथल को देखते हुए, जिसमें कई मुक्त व्यापार समझौते हो रहे हैं, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री को कस्टम ड्यूटी के ढांचे को सही बनाने और सुधारने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तीसरा, कई प्रोत्साहनों के बावजूद उद्योग और अर्थव्यवस्था के मूलभूत क्षेत्र कोर सेक्टर सुस्त साबित हो रहे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने के लिए भारत के उद्योग क्षेत्र को 2 अंकों के विकास दर के करीब होना चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए इन पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। अब महंगाई कोई सिरदर्द नहीं रही। महंगाई के मौजूदा रास्ते एक बहुत बड़ा मौका देते हैं। अक्टूबर 2024 में शीर्ष पर जाने के बाद से महंगाई में गिरावट आई है। पिछले कुछ महीनों से ये रिजर्व बैंक के सह्य सीमा 4% से कुछ नीचे है। महंगाई में गिरावट के इस माहौल में वित्त मंत्री खर्च बढ़ा सकती है। वह मांग बढ़ाने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं शुरू कर सकती है। वह ज्यादा निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कम ब्याज दर की उम्मीद कर सकती है। असल में अपने कैबिनेट साथी नितिन गडकरी के साथ मिलकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ज्यादा बड़े रोड बनाने का काम भी शुरू कर सकती है। रेलवे पहले से ही अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क और रेल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में दूसरी चीजें जोड़ रहा है। ऐसी बड़ी परियोजनाएं और अवसंरचना बनाने से आज के मुख्य मैक्रोइकोनॉमिक मुद्दों में से एक का हल निकल सकता है, जैसे कि घरेलू मांग को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था में ज्यादा निवेश स्तर बनाए रखना। नए आंकड़े और वैश्विक अर्थव्यवस्था बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए घरेलू मांग सबसे अच्छा तरीका है। अनिश्चित वैश्विक हालात को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू बाजार पर भरोसा करना चाहिए और विकास को बढ़ाने वाले मुख्य इंजन के तौर पर घरेलू मांग को बढ़ाने की रणनीति एक सुरक्षित दाव है। कर्ज के लिए कम ब्याज दर और आसान उपभोक्ता ऋण, पूंजी लाभ पर कर पर फिर से विचार और जमीन जायदाद बाजार के आसान नियम और अवसंरचनात्मक विकास घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए अहम हो सकते हैं। अगर घरेलू मांग अर्थव्यवस्था की रफ्तार को काफी तेजी से बढ़ा रही है, तो वैश्विक माहौल उथल-पुथल वाला है। भारत को अपने बाहरी आर्थिक रिश्तों के लिए अपने पूरे फ्रेमवर्क को नए सिरे से बनाना होगा। मुक्त व्यापार समझौता अब तेजी से हो रहे हैं, जिनमें सबसे नया यूरोपियन यूनियन के साथ है। ये सबसे नया मुक्त व्यापार समझौता खास तौर पर मुश्किल है।
ये कम से कम 2 दशकों से बन रहा था। फिर भी अचानक ये जादू की तरह हो गया। सभी मुश्किल मुद्दे भुला दिए गए और समझौता हो गया। ऊपर से देखने पर ये आर्थिक रणनीति के ठोस हिस्से के बजाय मुख्य रूप से एक राजनयिक उपकरण के तौर पर काम का लगता है। इसलिए बजट में बाकी दुनिया के साथ भारत के रिश्तों को नए सिरे से बनाने में मदद के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। यह एक बहुत बड़ी कोशिश साबित हो सकती है। एक तो उत्पाद और उत्पादन श्रृंखला में उनकी जगह के हिसाब से टैरिफ के पूरे सेट की फिर से जांच होनी चाहिए। उत्पादनोपभोग के गणित में उनकी जगह के हिसाब से वस्तुओं पर टैरिफ के ढांचे का गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए। हमारे पास उल्टे टैरिफ के कई उदाहरण हैं, यानी जिसमें अंतिम उत्पादनों पर माध्यमिक उत्पादनों के मुकाबले कम टैरिफ लगते हैं। ये बाहर बने सामान के उपभोग को बढ़ावा देते हैं और देश में उसी के उत्पादन को हतोत्साहित करते हैं। इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए एक काम शुरू किया जाना चाहिए। बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी कमजोरियों और कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए। कई कोशिशों और प्रोत्साहनों के बावजूद विनिर्माण उद्योग और मूलभूत क्षेत्रों के खिलाड़ी अभी भी पीछे हैं। औद्योगिक क्षेत्र ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर उस महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में जिसे हम पूरा कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में विकास अक्टूबर 2025 में 0.4% तक कम हो गई, जो सितंबर 2025 में 4.6% थी। स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन जैसे निर्माण संकेतकों में अक्टूबर के दौरान क्रमशः 2.4% और 5.3% की मामूली विकास दर दर्ज की गई। घरेलू औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। हाल के कुछ प्रोत्साहन कार्यक्रम भी औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अगर भारत को उच्च विकास दर की राह पर बने रहना है, तो उद्योग और विनिर्माण में 2 अंकों की विकास दर जरूरी है। राज्य स्तर के सुधार और प्रदर्शन उद्योग की तेज विकास दर के लिए महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर विस्तृत औद्योगिक विकास कार्यक्रम बनाने चाहिए। भारतीय उद्योग को अपने यूरोपीय समकक्षों के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और तालमेल से फायदा उठाने की योजना बनानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक तरफ जितना फायदा उठाते हैं, उससे ज्यादा दूसरी तरफ गंवा दें।